Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering। आज हमारा वीडियो नंबर 48 है, मॉड्यूल 2 हम पढ़ रहे हैं और लास्ट जो वीडियो बनाया है हमने वो था सीरीज आरसी सर्किट का, राइट। उस आरसी सर्किट में हमने जो डिस्कशन था सीरीज आरसी सर्किट से रिलेटेड वो सब हमने किया था। उससे पहले हमने पावर फैक्टर और आरएल सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशंस किए थे, ठीक है। इतना सब हम कवर अप कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज सीरीज आरएलसी एसी सर्किट, सीरीज आरएलसी एसी सर्किट। सीरीज आरएलसी का मतलब है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है V, उसके साथ हमने सीरीज में लगाए हैं R, L और C, ऑल द थ्री एलिमेंट्स, राइट। अभी तक आप दो एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को आप स्टडी कर रहे थे। इस बार आप करेंगे तीनों एलिमेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे करना है। हमारे पास ये सर्किट है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं आरएमएस वैल्यूज के फॉर्म में, ताकि हम डायरेक्टली वहां से फेजर डायग्राम क्रिएट कर सकें। वी हैव कैपिटल V, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। द करंट which is flowing through this circuit is capital I, this is R, this is L, this is C. We have voltage across R is capital VR, voltage across L is capital VL, and voltage across this is VC, right? We know the values of all these things, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। VR को हम लिखते हैं I into R, VL को हम लिखते हैं I into XL, एंड VC को हम लिखते हैं I into XC, ठीक है। ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं XL और XC के उसमें, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है जो फेजर डायग्राम का रिलेशंस है, फेजर डायग्राम में R के केस में हमें मालूम है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। ये है हमारा रेजिस्टेंस का। इंडक्टर के केस में हमें पता है वोल्टेज अगर यहाँ पर है तो करंट पीछे चलेगा 90 डिग्री से। एंड कैपेसिटर के केस में वी नो दैट if voltage is at this axis so current has to be leading by 90 degree, ठीक है। तो इतना हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ये सारी चीजें हमें पता है जो यहाँ पर भी हमारे यूज में आने वाली है, राइट। ओके, सो चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं इस कंप्लीट सर्किट का, जिसमें हमारे पास आर एल सी तीनों चीजें अवेलेबल हैं। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एक्सेस होनी चाहिए, ये है हमारे पास एक्सेस। दूसरी चीज, हमें किसी एक क्वांटिटी को रेफरेंस पे लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस पे हम हमेशा एक ऐसी क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं जो कॉमन क्वांटिटी है सर्किट की, और वो सीरीज सर्किट में करंट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस पर ले लेते हैं करंट को, ठीक है। उसके बाद हमें VR, VL, VC एंड V ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे VR को, जो कि एक रेजिस्टिव वोल्टेज है। रेजिस्टिव वोल्टेज में रिलेशन है हमारे पास, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, सो द करंट इज I एंड द वोल्टेज इज VR, ठीक है। ये हमारा हो गया दोनों सेम फेज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडक्टर। इंडक्टर के थ्रू जो वोल्टेज है वो है VL, करंट है हमारा यहाँ पर। करंट वोल्टेज से लैग करना चाहिए, दैट मीन्स अगर करंट यहाँ पर है तो वोल्टेज इससे लीड करनी चाहिए। तो एक लीडिंग वोल्टेज हम बनाएंगे, दिस इज द लीडिंग वोल्टेज VL, जिसमें 90 डिग्री का यहाँ पे फेज शिफ्ट होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच में। सिमिलरली कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज में अगेन 90 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन इस बार करंट अगर यहाँ पर है तो उससे वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे होगा। पीछे मतलब इस तरफ, लैगिंग। दिस इज योर VC, ठीक है, दिस इज ओमेगा, राइट। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है, बट इस फेजर डायग्राम से आपको V कैलकुलेट करना है, सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और वो सप्लाई वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको VL और VC में से कोई एक क्वांटिटी को बड़ा या छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप दोनों फेजर क्वांटिटीज का, दोनों क्वांटिटीज का एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हैं, और एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होने से वो क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तब उसके बाद हमें सिर्फ VR मिलेगा, और वही हमारा अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा, जो कि प्योर रेजिस्टेंस वाला केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। पहला केस है कि हमारे पास VL ग्रेटर देन है VC से,
ठीक है। अगर पहला केस है VL ग्रेटर देन VC, तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। ये I है, ये VR है, VL इज ग्रेटर देन VC, सो VL का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा हम बड़ा लेंगे एज कंपेयर टू VC। लेट्स से दिस इज योर VC। ठीक है। अब आपको क्या करना है, VC को एक अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करना है। तो इसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं तो ये यहाँ पर हम बना सकते हैं माइनस ऑफ VC लिख के। ठीक है, अपोजिट में प्लॉट होके वो हो जाएगा माइनस ऑफ VC। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का फेजर सम करना है, एल्जेब्रिक सम करना है, और एल्जेब्रिक सम में हमें मिलना चाहिए VL माइनस VC। VL का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक है, VC का मैग्नीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक है। और अगर आप दोनों को फेजर सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा VL माइनस VC। ठीक है। VL माइनस VC का फेजर कितना है, कितना क्वांटिटी है आपका, इतना क्वांटिटी है। ये जो मिल रहा है दिस इज VL माइनस ऑफ VC। ठीक है। तो वी विल रिप्रेजेंट इट समवेयर हियर। इस इतनी मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज VL माइनस VC, यहाँ लिख देते हैं VL माइनस ऑफ VC। ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पर हम सिर्फ कुछ लेंथ को मेजर कर रहे हैं। हमारे पास 0 से यहाँ तक की लेंथ है VL, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है माइनस ऑफ VC। VL में से VC को माइनस करना है तो आपके पास जो बचेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का बचेगा। अगर आप इतनी क्वांटिटी को उठा के नीचे 0 से साथ मैच करते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फेजर मिलेगा जो होगा VL माइनस VC। और इस VL माइनस VC और VR के बीच में अगर आप फेजर सम करते हैं तो यू विल गेट VL माइनस VC here, and the phasor sum of this will give you the applied voltage V, where this will be the phase angle phi। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस फेजर डायग्राम को। ये फेजर डायग्राम बिल्कुल RL सीरीज सर्किट की तरह ही बना है, जिसमें आपके पास करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। नेचुरली हमने जो केस कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि सर्किट में इंडक्टेंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर, और सर्किट आपका बिहेव कर रहा है एज एन इंडक्टर। ठीक है। इंडक्टिव सर्किट की तरह ही आपका सर्किट बिहेव करेगा। और अगर इंडक्टिव सर्किट की तरह आपका सर्किट बिहेव कर रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जितने भी कंसिडरेशन आपने RL सीरीज सर्किट में पढ़े थे बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। आपको देखिए ध्यान से कि ये जो फेजर डायग्राम मिला है, अगर मैं इसको वापस से प्लॉट करूं तो वापस से प्लॉट करके आपको जो क्वांटिटीज मिली हैं वो है I, VR, VL माइनस VC एंड दिस इज V। ठीक है। एंड दिस इज फाई ओमेगा, ये आपको मिला है। यहाँ से आप डायरेक्टली इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हो। इम्पीडेंस ट्रायंगल में आपके पास होगा R on the reference axis, XL here, and Z is here. This is phi. Also you will have Z is equals to R square plus XL minus XC का whole square. This is XL minus XC. ठीक है। इस बार आपके पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा R प्लस J XL माइनस XC। ठीक है। प्लस का आपके पास JXL है ऊपर की तरफ और माइनस का आपके पास JXC नीचे की तरफ। यहाँ से आप आसानी से Z बार को, मैग्नीट्यूड ऑफ Z को निकाल सकते हैं, जो अगेन आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कॉस फाई अगेन आपको R बाई Z ही मिलेगा। साथ ही साथ टेन फाई जब आप निकालेंगे तो टेन फाई में मैंने आपको बताया है रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। रिएक्टेंस यहाँ पर है नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर करके आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फेजर के टर्म में लिखना चाहते हैं V को तो यू कैन राइट इट एज V बार इज इक्वल्स टू VR बार प्लस VL बार माइनस ऑफ VC बार। ठीक है। इसमें कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो क्योंकि VC नीचे की तरफ को प्लॉट है। अगर आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करोगे तो वो माइनस ऑफ VC हो जाता है, और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट V bar is equals to VR bar plus VL minus VC, all are in phasor quantities। V होता है आपका I bar
जेड बार इज इक्वल्स टू वी आर होता है आपका आई बार इंटू आर प्लस वी एल होता है आपका जे आई बार एक्स एल, वी सी होता है आपका माइनस ऑफ जे आई बार एक्स सी। ठीक है, तो एज यूजुअल जो हमने ऊपर लिखा था वही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल गई। साथ ही साथ जब आप ये देखते हैं कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है इस केस में, तो यू विल हैव आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। एग्जैक्टली वही सेम करंट है जो आपको आरएल के केस में मिलेगा, दैट इज आई बार इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाई। सो सारी चीजें एग्जैक्टली वही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एल के साथ साथ सी भी है और उस सी का कंसिडरेशन एल के साथ होगा। क्योंकि हमने वीएल को ग्रेटर माना है वीसी से, तो जहां भी हम लिखेंगे वहां पे वीएल माइनस वीसी या एक्सएल माइनस एक्ससी को हम लिखेंगे, राइट। नाउ दूसरा केस अगर कंसीडर करें, दूसरे केस में हमारे पास है व्हेन वीसी इज ग्रेटर देन वीएल। अब इस केस में हमने क्या ले लिया है, वीसी को ग्रेटर ले लिया है, और अगर वीसी ग्रेटर है दैट मींस सर्किट विल बिहेव लाइक ए कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में बिहेव करने का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, आई और वी आर यहीं पर होंगे, जो वीसी है दैट विल हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू वीएल। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। इसको जब आप अपोजिट साइड में प्लॉट करोगे तो ये यहाँ कहीं आएगा, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी माइनस ऑफ वी एल, और इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको निकालना है वीसी माइनस वी एल। ठीक है, वीसी आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, वीएल आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप अगर उसको एल्जेब्रिक सम करोगे तो एल्जेब्रिक सम में आपको मिलेगा वीसी माइनस वीएल। लेट्स से कि वो आपको यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एरो मैंने लगाया है, जीरो से अगर स्टार्ट करें, दिस इज वीसी माइनस ऑफ वीएल। ठीक है, अब वीसी माइनस ऑफ वीएल को आप प्लॉट करते हैं पैरेललोग्राम बना के, दिस इज वीसी माइनस ऑफ वीएल एंड जॉइन दिस फेजर सम। सॉरी, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा बना है, इसको सही कर लेते हैं। ओके, दिस इज योर वी, राइट। तो ये आपका हो गया V। अब आप देखिए दोनों फेजर डायग्राम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक आपको इंडक्टिव की तरह दिखाई दे रहा है फर्स्ट केस, दूसरा आपको बिल्कुल कैपेसिटिव की तरह दिखाई दे रहा है। अगेन अगर आप इसको वापस से बनाएंगे तो आपको मिलेगा वी आर आई, ये है आपके पास यहाँ पे वीसी माइनस ऑफ वीएल। ठीक है, और इन दोनों का जो फेजर सम है वो आपको देता है V का वैल्यू। ये है आपके पास V एंड दिस इज 5, राइट। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही बन रहा है सब कुछ। इसके बाद आप सेम बना सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल यहाँ पर ऐसा बनेगा, दिस विल बी योर R, दिस विल बी योर XC माइनस ऑफ XL एंड दिस विल बी योर Z। This is your Z and this is angle of phi. You can easily calculate Z here. It will become R square plus XC minus XL. This time it will be XC minus XL, or in complex form also you can write it as Z bar is equals to R plus J of XC minus XL. From here you get mod of Z as R square plus XC minus XL का whole square, और cos phi will be again same R by Z, whatever the value of Z वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एंड tan phi इक्वल्स टू होता है इमेजिनरी अपॉन रियल एक्सिस, रियल वैल्यू तो XL माइनस XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, तो आपको ये सारी वैल्यूज बिल्कुल उसी तरह से मिल जाएगी जैसे RL और RC के केस में मिलते हैं, और करंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल उसी तरह की वैल्यू का जो आपको RC में मिला था, दैट विल बी I is equals to Im sin omega t plus phi, right। वेवफॉर्म
भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, दोनों की सेपरेटली वेवफॉर्म बना के आपको दिखाना होगा। अगर आप एक ऐसा केस कंसीडर कर रहे हैं जहां पर VL ग्रेटर है VC से, तो उस केस में आपको जो वेवफॉर्म मिलेगा वो एक लैगिंग नेचर का मिलेगा। ये है आपका V, ठीक है, और ये है आपका I। दिस इज योर V, दिस इज योर I, जो कि लैग कर रहा है फाई एंगल से। ये आपका फाई है यहाँ पे 0 पाई 2 पाई वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली जब आपका VL ग्रेटर है VC से, VC ग्रेटर है VL से, तो हम, ये हमारा वोल्टेज हो गया। करंट हमें लीडिंग नेचर का मिलेगा, तो इट मे स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा V है, ये हमारा I है, V, I, 0 पाई 2 पाई ओमेगा टी, ठीक है। ये दोनों केस का हो गया। साथ ही साथ आप पावर को भी बहुत आसानी से उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेरिवेशंस आपने प्रीवियसली किए थे वो सेम एप्लीकेबल होंगे, और करने के बाद आपको पता है पावर दोनों ही केस में आता है P इक्वल्स टू VI cos फाई, जो कि एक्टिव पावर कहलाता है। वहीं रिएक्टिव पावर की बात करें तो आपको मिलता है VI sin फाई, जो कि RL के केस में या फिर इंडक्टेंस के केस में, जब आपका इंडक्टिव नेचर का सर्किट है उस केस में आपको क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू का होता है। और वहीं पर अगर आप कैपेसिटिव के केस में देखेंगे तो VI sin फाई की वैल्यू नेगेटिव में आपको मिलेगी, राइट। एंड यहाँ पे जो अपरेंट पावर है वो दोनों की केस में होगा वोल्ट एम्पियर V इंटू आई, ठीक है। ये सारी चीजें हैं बिल्कुल उसी तरह से चलती हैं। नाउ अगर आप थर्ड कैटेगरी कंसीडर करोगे जिसमें VL इज ग्रेटर देन VC है, VL ग्रेटर देन VC का मतलब है कि जो फेजर हम बना रहे हैं VR एंड I, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। दिस इज VC, दिस इज VL, राइट। दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और सेम होने का मतलब है कि आप उन दोनों फेजर्स को किसी भी साइड में रिप्लॉट करेंगे तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी कि VL माइनस VC यहाँ पर क्या है, वो 0 है, या VC माइनस VL क्या है, वो भी 0 ही है। और अगर VL माइनस VC या VC माइनस VL 0 है, दैट मीन्स आपका जो नेट फेजर हो गया वो क्या हो गया, वो सिंपल इस तरह का हो गया, VR and I, ठीक है। That means your circuit will behave just like a resistive circuit. In this case, you will have V is equals to VR. Also, you will have Z is equals to R. Also, you will have cos phi is equals to R by Z. That is R by R. That is equals to 1. And you will have tan phi जो होता है X upon R, ठीक है। यहाँ पर है XL माइनस XC अपॉन R, दैट इज 0 अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू 0, और फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस केस, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन होती है ये, आगे आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के लिए हम जो थर्ड केस कंसिडर कर रहे हैं वो थर्ड केस है आपका VL माइनस VL और VC व्हेन बोथ आर इक्वल, देन इन दैट केस आपका जो नेट फेजर बनेगा, जो रिजल्टेंट फेजर बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें VL और VC आपके दोनों बराबर हैं। और अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा VL और VC का वो 0 होगा, जिससे आपको जो नेट फेजर डायग्राम मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें V और VR बोथ विल बी इक्वल, यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह आपका बिहेव करने लगेगा, जिसमें करंट आपको मिलेगा जस्ट IM sin ओमेगा टी, क्योंकि फाई का वैल्यू 0 आ रहा है, और वेव फॉर्म भी आपकी बिल्कुल उसी तरह से बन जाएगी। ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट, सेम उसी तरह पे जो हम बनाते हैं रेजिस्टेंस के केस में। एक ही मोमेंट पर वो 0 से स्टार्ट होंगी, एक ही मोमेंट पर वो पॉजिटिव होंगी, और एक ही मोमेंट पर वो दोनों वेव फॉर्म कंप्लीट वन साइकिल को पूरा करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला केस है। थर्ड वाला केस कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। इस केस में आपने देखा कि यहाँ पर हमने वही सारे केसेस को वापस से एक बार रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने RL, RC और प्योर रेजिस्टिव तीन केसेस यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं एक ही केस के अंदर, जिसमें RLC के केस में, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स को आप एक साथ कंसीडर करोगे तो आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो लेना पड़ेगा, और अगर दोनों ही सेम इन्फ्लुएंस्ड है तो दैट मींस योर सर्किट विल बिहेव लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो तीन केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, वो तीनों केस हमने
वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज आरएलसी सर्किट। ये सीरीज आरएलसी सर्किट का डिस्कशन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसके बाद जो आगे तो टॉपिक बचता है सीरीज आरएलसी सर्किट से रिलेटेड, आरएलआरसी या आरएलसी से रिलेटेड, वो बचता है उनके न्यूमेरिकल्स, जो हम आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स इनको देख के समझता है कि बहुत सारे फॉर्मूले मुझे याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे केसेस यहाँ पर हो जाते हैं, आरएल के फॉर्मूले अलग, आरसी के फॉर्मूले अलग हैं, आरएलसी के फॉर्मूले अलग हैं। तो यहाँ फॉर्मूलों से हमें कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक केसेस और उनके बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, ताकि हम उनको अप्लाई करके कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। और दूसरी चीज, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स का जो मेथड है वो इतना पावरफुल मेथड है कि उसमें हमें किसी भी तरह के फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली बस अपने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और उनके ऑपरेशंस को लगाते हुए हमें क्या करना है, फाइनली रिजल्ट निकालना है बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू डू इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आगे जब हम न्यूमेरिकल